हेलो साथियों, स्वागत है आपका ग्रो अप मंत्रा में। और एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं हम अपनी एक नई क्लास के साथ। जी हां साथियों, जो हमने सीटेट 2022 के लिए अपने तैयारी का क्रम शुरू किया है, उसी क्रम में आज हमारी सीटेट 2022 के लिए एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस, जिसमें हम अपना सिलेबस टॉपिक वाइज अकॉर्डिंग टू सिलेबस कर रहे हैं, उसी में आज हमारी साथियों क्लास नंबर 8 होगी। जी हाँ, क्लास नंबर 08 होगी, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है साथियों जल यानी कि वाटर। तो साथियों आज का अपना टॉपिक हम शुरू करेंगे। और अगर साथियों आपने अभी तक हमारी पिछली जो हमने अब तक इस ईवीएस में, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हमारी प्रॉपर सीटेट बेस्ड चल रही है, अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं किए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहां जाकर के इनको देख सकते हैं। साथ ही मेरे सभी साथियों से निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही शेयर कर दिया करें, ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें। चलते हैं साथियों फटाफट से अपनी क्लास की ओर, बिना कोई देरी किए। तो आज का हमारा साथियों टॉपिक है, जैसा कि मैं बता चुका हूं, जल यानी कि वाटर। साथियों जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास भोजन पे की थी, तो जैसे कि हमें भोजन की बहुत आवश्यकता होती है और भोजन हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण भाग प्ले करता है, उसी प्रकार से हमने उसमें एक बात बताई थी कि जिस प्रकार से हम भोजन के बिना हम रह नहीं सकते, क्योंकि भोजन एक आवश्यक है, तो इसके बिना हम रह नहीं सकते, हम अपने जीवन को अच्छे से चला नहीं सकते, हम अपने काम को नहीं कर सकते। तो उसी में अगर हम भोजन की बात करें तो उसके बिना हम तो भी 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन रह सकते हैं। लेकिन अगर हम उसी के संदर्भ में, उसी दृष्टि से अगर बात करें जल की यानी कि वाटर की, तो वाटर के बिना तो हम भोजन की अपेक्षा और भी कम समय तक ही रह सकते हैं। यानी कि भोजन से भी ज्यादा असेंशियल हमारी बॉडी को होता है जल, क्योंकि साथियों हमारा जो शरीर है उसमें भी लगभग 70% जल होता है। साथियों जल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। बिल्कुल साथियों, जीवन में हमारे जल का एक महत्वपूर्ण भाग है, जैसे कि भोजन है उसी तरह से। लेकिन भोजन से भी पहले असेंशियल्स में अगर हम बात करें तो उसमें नाम आएगा हमारे जल यानी कि वाटर का। साथियों अगर हम बात करें जल से संबंधित कुछ बिंदुओं पर, तो हमें अधिकतर कार्यों के लिए जल की आवश्यकता होती है। जी हाँ साथियों, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना पकाने के लिए, और भी ना जाने कितने कितने काम हैं जीवन में, जो हम दिन प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रति घंटे, प्रति मिनट, प्रति सेकंड जो भी एक्टिविटीज करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जल शामिल होता है। यहां तक कि हमें पौधों को उगाने और खेतीबाड़ी के लिए भी जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि साथियों भोजन के लिए हम अपने पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, तो उनके लिए भी जल की ही आवश्यकता है। तो साथियों जल का कुछ इस प्रकार से हमारे जीवन में महत्व है। हमारे देश में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अर्थात मौसम संबंधी घटनाएं, वहां का जल का प्रकार, प्रकार से मतलब कि जल की उपस्थिति आदि आदि। हमारे देश में भी विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। साथियों कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश होती है तो कहीं पर बिल्कुल सूखा पाया जाता है। जी हाँ साथियों, कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ बहुत बारिश होती है, जैसे कि मासिन राम है, और भी हमारे कई ऐसी जगह हैं जहां पर साल भर लगभग बारिश होती है, या कुछ कंडीशनल सीजनल या एक फिक्स टाइम पर बारिश होती है, लेकिन खूब ठीक ठाक अच्छी बारिश होती है। और वहीं बात करें तो कुछ क्षेत्र हमारे, कुछ स्थान हमारे देश में ऐसे भी हैं जहां बारिश नाम मात्र के लिए भी नहीं होती है, अर्थात वहां पीने मात्र तक के लिए भोजन की उपलब्धता होना बहुत ही कठिन होता है। तो कहीं पर इतनी बारिश है, कहीं पर बिल्कुल सूखा है। तो साथियों हमारे सीटेट में कुछ क्वेश्चन आते हैं जल चैप्टर से, उन्हीं क्वेश्चंस को बिल्कुल अकॉर्डिंग टू अप्रोच टू क्वेश्चन इन सीटेट एग्जामिनेशंस, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बिल्कुल उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, बिना कोई फालतू की चर्चा किए। तो आज की क्लास का पहला बिंदु जो बिल्कुल सुपर, जो हमारा सीटेट है उसमें क्वेश्चन बनाता है, तो साथियों पहला बिंदु है उत्तराखंड में। जी हाँ साथियों, उत्तराखंड में स्त्रियां जो हैं वो पानी के झरने या तालाबों की पूजा करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि उनका मानना है कि हम लोगों की जिंदगी पानी से ही जुड़ी है और जल ही क्या है? जीवन है। साथियों जहां पर जल की कमी है, जहां पर जल बहुत मुश्किल से मिलता है,
वहां के लोग पानी को बहुत सम्मान करते हैं, जल की बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि उनको पता है ये कितना महत्वपूर्ण है और उसको प्राप्त करने में कितनी कठिनाइयां होती हैं। तो इसलिए वो जल को बहुत सम्मान देते हैं। सम्मान से मतलब उसको वेस्ट नहीं करते, उसको एक प्रकार से देवी देवताओं का दर्जा देते हैं, उसकी पूजा करते हैं और कहते हैं जल ही जीवन है। तो उसी वाले विचार में या उसी प्रकार की स्थितियों वाले लोगों में से एक हैं उत्तराखंड के लोग, जो कि वहां की स्त्रियां पानी के झरने या तालाबों की क्या करती हैं, पूजा करती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हम लोगों की जिंदगी पानी से ही जुड़ी है और जल ही जीवन है। चलते हैं अगले बिंदु की ओर। तो साथियों अगला क्वेश्चन बनता है मृत सागर पर। जी हाँ, डेड सी भी कहते हैं इसे, मृत सागर। तो साथियों मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। जी हाँ, दुनिया का सबसे नमकीन सागर, तो उत्तर होगा मृत सागर। क्यों होगा साथियों? क्योंकि इस सागर का जो पानी है वो इस प्रकृति में जितने भी समुद्र है, सागर हैं, उनमें अगर प्रति लीटर नमक की मात्रा को जांचा जाए तो सबसे ज्यादा मात्रा नमक की मृत सागर के जल में ही पाई जाती है। और साथियों यह नमक की जो मात्रा है वो मृत सागर के पानी में, अगर हम 1 लीटर पानी लें और उसको गर्म करें और उसको पानी को वाष्पित कर दें, तो अगर उस पानी को हम जला दें, वाष्प के रूप में परिवर्तित कर दें, क्योंकि जब गर्म करते रहते हैं तो पानी वाष्प के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, द्रव से गैसियस स्टेज में या लिक्विड से गैसेस स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, और जो उसमें घुलनशील पदार्थ हैं जैसे कि चीनी, नमक आदि, वो सब उसमें रह जाते हैं। तो उसी प्रोसेस को अगर हम करें तो 1 लीटर पानी में साथियों 300 ग्राम नमक मिलाने के बराबर नमकीन है। जी हाँ साथियों, अगर आपने 1 लीटर पानी लिया और अपने घर में, अपने किचन में जाकर सॉल्ट को उठाया और उसको वेट करके 300 ग्राम पानी में उसमें मिला दी, कितनी मात्रा, 300 ग्राम, और फिर उस पानी को टेस्ट करके देखिए, सेम टेस्ट, सेम कंडीशंस हमारे कैसे पानी की है, मृत सागर के जल की है। जी हाँ साथियों, और एक और बात है मृत सागर की कि इसकी जो है जो घनत्व होता है वो इस प्रकार हो जाता है, क्योंकि उसमें जो है नमक की मात्रा अधिक है तो इसका घनत्व अधिक हो जाता है। इस कारण मृत सागर में हम आराम से लेटकर तैर सकते हैं। जी हाँ साथियों, एक मृत सागर ही ऐसा सागर है जिसमें कोई व्यक्ति डूबता नहीं है, हम आसानी से तैर सकते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे मेरे साथियों। चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला है घड़सीसर। जी हाँ, घड़सीसर क्या है? ये जैसलमेर में मीलों तक फैले घड़सीसर यानी तालाब में बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था। जी साथियों, जैसलमेर और उसके आसपास मीलों तक फैले घड़सीसर यानी कि तालाब को घड़सीसर कहा गया है। उसमें हम जो लोग थे उस समय के, वो क्या करते थे, बारिश का पानी इकट्ठा किया करते थे। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर तैयार करवाया था, इसलिए इन तालाबों को क्या नाम दिया गया, घड़सीसर दिया गया। जी हाँ साथियों, और इनकी क्या विशेषता थी, इस घड़सीसर के दोनों तरफ, जो ये घड़सीसर था इसके दोनों तरफ पक्के घाट थे, सजे हुए बरामदे और बड़े बड़े कमरे और हॉल बनवाए गए थे, और यहाँ पर लोग आते थे, मिलते थे, जलसे किए जाते थे, गाना बजाना आदि किया जाता था हमारे घड़सीसर पे। और साथियों इसी के साथ यह तालाब इस तरीके से बनाए गए थे कि जब एक तालाब पानी से पूरा भर जाता था तो बाकी पानी बहकर उसी से जुड़े दूसरे तालाब में इकट्ठा हो जाता था, फिर दूसरे वाले का पानी तीसरे तालाब में जाकर इकट्ठा हो जाता था। इस प्रकार से कनेक्टिंग कुल 9 तालाब होते थे जो धीरे धीरे एक एक करके भरते चले जाते थे। जी हाँ साथियों, तो इस घड़सीसर में 9 तालाब हुआ करते थे। पहले मुख्य तालाब में पानी आता था, जब वो पूर्णतः भर जाता था तो उसका एक्सेस वाटर दूसरे तालाब में, फिर दूसरा भरने पर तीसरे में, और इसी प्रकार से होते होते पूरे 9 तालाब का ये पूरा अपना एक सिस्टम जैसा था घड़सीसर। इन तालाबों में भरा पानी पूरे साल उपयोग में लिया जाता था तथा पानी की फिर इसके कारण इनको कोई दिक्कत या किल्लत नहीं रहती थी। तो साथियों घड़सीसर जो है एक इंपॉर्टेंट है, इसमें कई पॉइंट बनते हैं, तो आपका एग्जाम में
कंफ्यूजन होने का बिल्कुल चांसेस है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो घरसीसर जैसलमेर में मीलों तक फैले तालाब है जहां पर बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था, जिसको राजा घरसी ने तैयार करवाया था। वहीं बात करें इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, बड़े बड़े कमरे, हॉल आदि बनवाए गए थे। लोग यहाँ आते थे, मिलते थे, जलसे करते थे, गाना बजाना करते थे, आदि आदि चीजें करते थे। और ये कुल 9 तालाबों का समूह हुआ करता था, जिसमें यहाँ के लोग जब पानी की कमी होती थी तो इसी के द्वारा अपने जल की पूर्ति किया करते थे और साल भर इस जल को अपने प्रयोग में लाया करते थे। साथियों अगला है बावड़ी। जी हाँ, सीटेट में ना जाने कितनी बार पूछा गया है साथियों कि बावड़ी क्या है। तो बावड़ी साथियों एक सीढ़ीदार कुआं है। जी हाँ, जनरली हम अपने आसपास साथियों कुआं देखते हैं तो वो इस प्रकार के होते हैं कि हम उसमें रस्सी में बंधी हुई बाल्टी फेंकते हैं और नीचे जाने के बाद उसको पानी में डूबने के बाद बाल्टी जब से भर जाती है उसको हम खींच लेते हैं। लेकिन साथियों कुछ स्थानों पर ऐसे भी कुएं पाए गए हैं जो बहुत बड़े विशाल कुएं हैं और उनमें ऐसा स्थिति थी कि रस्सी न डालने के बजाय उसमें चारों तरफ सीढ़ियां बनाई जाती थी और जिनको चलते 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 आदमी को खुद स्वयं नीचे जाना पड़ता था और वहां से वो पानी भर के फिर उन सीढ़ियों पर होते हुए ऊपर चढ़ करके पानी लाते थे। तो उसी प्रकार के कुओं को ही क्या कहा गया है साथियों, बावड़ी कहा गया है। क्या कहा गया है साथियों, बावड़ी कहा गया है। तो बावड़ी क्या है साथियों, बावड़ी है एक सीढ़ीदार कुआं। इसका उपयोग भी पानी इकट्ठी करने के लिए ही किया जाता था। इसमें व्यक्ति स्वयं अंदर जाकर के पानी लाया करते थे। बावड़ी के अंदर सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक बनी होती थी और इसमें पानी ऊपर से नहीं खींचा जाता था बल्कि सीढ़ियों के द्वारा खुद पानी तक पहुंचकर पानी लाते थे। जैसा कि आप पिक्चर में देख ही पा रहे किस प्रकार से इसमें घुसने का रास्ता था, किस प्रकार से इसमें सीढ़ियों आदियों का शामिल किया गया था, जिसके द्वारा उस समय के लोग बस इसमें से पानी निकाला करते थे बावड़ी में से। चलते हैं साथियों अगले बिंदु की ओर। अगला है तरुण भारत संघ। जी हाँ, तरुण भारत संघ क्या है, बहुत पूछता है सीटेट। तो तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो पुराने तालाबों की मरम्मत करवाते हैं और नए तालाब भी बनवाते हैं। जी हाँ साथियों, आजकल हमारे आसपास तालाब बिल्कुल विलुप्त होते जा रहे हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं के लिए एक चलाने वाली खास कार्यक्रम चलाने वाली एक संस्था है तरुण भारत संघ, जो पुराने तालाबों की मरम्मत करवाते हैं और नए तालाब बनवाने का काम करते हैं। किसके द्वारा, तरुण भारत संघ के द्वारा। जी हां साथियों, तरुण भारत संघ राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में पानी की बहुत ज्यादा तंगी हुई थी, उसके कारण इसकी स्थापना हुई और कभी कभी वहां बिल्कुल सूखा भी पड़ जाता था। तो वहां पर उस समय एक महिला थी दड़की माई। जी हां, जैसा कि आप पिक्चर में इनको देख पा रहे हैं, तस्वीर में इनको दिखाया गया है दड़की माई। तो दड़की माई उस गांव की पहली महिला थी जिसने तरुण भारत संघ से तालाब बनवाने के लिए पहल की थी। तो साथियों तरुण भारत संघ याद रखेंगे जल से संबंधित है, इसका काम तालाबों को बनवाना और पुराने तालाबों की मरम्मत करवाना आदि आदि है। इससे संबंधित जुड़ी पहली महिला दड़की माई थी जिन्होंने इसके संदर्भ में पहल की थी। किससे बचने के लिए, सूखा या पानी की किल्लत से बचने के लिए इस प्रकार का ये मिशन या एक चलाया गया जिसको तरुण भारत संघ के नाम से जाना जाता है। चलते हैं साथियों अगले बिंदु की ओर। कुएं। जी हाँ साथियों, कुएं आपने देखे तो जरूर होंगे। जब भी आजकल कुएं वैसे बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारे धार्मिक और संस्कृति में कहीं ना कहीं कुएं को अभी भी शामिल किया गया है, तो इसलिए हमें कभी ना कभी देखने को तो मिल ही जाता है कुआं। कैसे मिल जाता है साथियों, तो साथियों ऐसे मिलता है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है, विशेषकर उसमें लड़के का जन्म होता है, तो उसकी माता के द्वारा कुआं पूजन होता है, तो तब देखने को मिल जाता है। और फिर जब उसी बच्चे का आगे चल के विवाह होता है तो भी कुआं पूजा जाता है और भी कुछ अवसरों पर भिन्न भिन्न स्थानों पर कुआं पूजन किया जाता है। तो अब सिर्फ पूजन के माध्यम से ही आपको कुआं देखने को मिलता है। वैसे कुएं क्या हो रहे हैं, अब बहुत खत्म हो चुके हैं। आज से 15-20 साल पहले तक कुओं में पानी पाया जाता था, लेकिन अभी आप उन्हीं कुओं को देखोगे तो उनमें पानी नहीं मिलता है, वो बिल्कुल सूख गए हैं।
और साथियों पुराने समय में इनकी पूजा ही इसलिए की जाती थी क्योंकि जैसे कि आज उत्तराखंड में हमने बताया भी आपको कि उत्तराखंड में स्त्रियां करती हैं, तो एक्चुअल में कारण तो वही था कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जीवन के लिए, उसकी हम पूजा करते हैं अपने हर एक शुभ अवसर पर, उसको हम अपना एक क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो वो उसका कारण तो खैर बेसिकली यही था मुख्यतः, लेकिन जो है फिर भी हम वही है कि आज भी उन चीजों को कर रहे हैं, बेशक उसमें से पानी नहीं निकाल रहे हैं। तो आज से 15-20 साल पहले तक कुओं में पानी नहीं पाया जाता था, लेकिन अब कुएं बिल्कुल सूख गए हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं साथियों, क्योंकि अब जगह जगह मोटर लग चुकी है, जिसके कारण जो मोटर या समरसेबल जो आदि लग चुके हैं, जिसके कारण हमारा ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जाता जा रहा है। कुएं एक निश्चित गहराई तक ही होते थे, बहुत ज्यादा गहराई तक नहीं होते थे, इसलिए भी आजकल ये कुएं हमारे को खाली देखने को मिलते हैं। साथियों और भी इसके कारण हैं, पहले तालाबों में बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता था, तो उसके कारण भी जो ग्राउंड वाटर है वो उसका लेवल ठीक रहता था, लेकिन अब वो तालाब ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर आने में समस्या रहती है। वहीं साथियों आजकल जो है हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, पार्क वगैरह नहीं है, पार्क हैं तो उसमें भी आधे से ज्यादा एरिया कवर्ड हमने यानी कि सीमेंटेड कर दिया, यहाँ तक कि कुएं के आसपास के एरिया को भी हमने सीमेंट से पक्का कर दिया है, जिसके कारण हमारी भूमि जल को नहीं सोख पाती है और हमारा जो है ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो नहीं बढ़ पा रहा है। इसके कारण हमारे आजकल कुएं सूख रहे हैं। वहीं साथियों याद रखेंगे दांतों को क्षय से बचाने के लिए, जी हाँ सीटेट में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, तो दांतों को क्षय यानी कि खराब होने से बचाने के लिए देखिए ये लड़की कैसे आइसक्रीम नहीं है बेटा, ये तो कोई टॉफी या लॉलीपॉप है, इसको खा रही है। अब आजकल बच्चे चॉकलेट आदि बहुत खाते हैं, मिठाई, चॉकलेट, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वाले जो भी पेय पदार्थ होते हैं, इनको लेने से क्या होता है, हमारे दांतों का क्षय होता है, यानी कि दांत हमारे खराब होने लगते हैं, टूटने लगते हैं जल्दी से और पीले पड़ जाते हैं, आदि आदि समस्याएं आती है। तो हमें इसलिए इनसे बचने के प्रयास करना चाहिए, और अगर हम इस प्रकार के भोजन को ग्रहण भी कर रहे हैं तो इन भोजन को ग्रहण करने के बाद हमें कुल्ला अवश्य करना चाहिए, और हमारे दांतों में फंसे अवशिष्ट पदार्थ जो भी हैं, गंदगी आदि, उसको अच्छे से निकालना चाहिए। और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि हमें दिन में कम से कम 2 बार ब्रश जरूर करना चाहिए, सुबह उठकर और शाम को खाना खाने के बाद, क्योंकि रात भर अगर हमारे मुख में किसी प्रकार की कोई भी चीजें फंसी रहती है तो वो अपना काम करते रहते हैं, जिसके कारण हमारे दांतों का क्षय हो सकता है। तो दांतों को क्षय से बचाने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ कम से कम लेना चाहिए, और खाना खाने के बाद हमेशा कुल्ला करना चाहिए। इससे दांतों में फंसे अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। चलते हैं साथियों अगले बिंदु की ओर। जी हाँ साथियों, समुद्र से नमक बनाने के लिए, जी हाँ साथियों, जो हम अपने भोजन में नमक इस्तेमाल करते हैं उसकी प्राप्ति हमें समुद्र से होती है। कैसे होती है साथियों, तो समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर देते हैं। जब समुद्र के किनारों पर क्यारी बना दी जाती हैं, जब समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, लहरें उसके किनारों की ओर आती हैं, तो वो समुद्र का जल उन क्यारियों में भर जाता है और लौटकर वापस नहीं जा पाता। बाद में जब तेज धूप पड़ती है तो हमारा जो जल है उसका वाष्पीकरण हो जाता है, और हमारा जो नमक है वो जमीन पर ही पड़ा रह जाता है या उन क्यारियों में ही रह जाता है, और बाद में उन क्यारियों से उस नमक को इकट्ठा कर लेते हैं, उनके ढेर बना लेते हैं, और उसी नमक को फिर आगे कुछ प्रोसेस करते हुए हमारे भोजन में शामिल करने के लिए उसको तैयार किया जाता है। तो साथियों समुद्र से नमक बनाने के लिए समुद्र के पानी को जमीन पर जो भी क्यारियां बना देते हैं उनमें भर देते हैं, और जब तेज धूप होती है तो सारा पानी सूख जाता है और नमक के ढेर बन जाते हैं, जिसको हम बाद में आगे कुछ प्रोसेस करने के बाद अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। जी हाँ, नमक का भी हमारे जीवन में बड़ा विशेष महत्व है। कितना अच्छा भोजन बना दीजिए, अगर उसमें नमक ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। होती तो मात्रा बहुत थोड़ी सी है, लेकिन काम पूरा करती है साथियों। जी हाँ साथियों, यानी कि चींटी भी हाथी को मार सकती है, वो कहावत कुछ ऐसी, इसी आधार पर भी हम इस बात को भी कह सकते हैं कि नमक के बिना भी अच्छे खासे भोजन की क्या है, बेकार है, वो अच्छा नहीं लगेगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो साथियों अगला बिंदु है
नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से कम पाया जाता है। जी हाँ साथियों, अक्सर पूछ लेता है जो नमकीन पानी होता है उसका घनत्व कैसा होता है। एक साधारण जल जो है, जो आप पीते हैं पानी, उसके मुकाबले कम होता है। इसलिए साथियों आपने देखा होगा कि नींबू साधारण पानी में तो डूब जाता है, लेकिन नमकीन पानी पर तैरता रहता है। जी हाँ साथियों, तो नमकीन पानी पर क्या करता रहता है, तैरता रहता है। चलते हैं अगले बिंदु की ओर। जी हाँ साथियों, आपने देखा होगा मछली घर, मछली घर के नाम से कम सुना होगा, एक्वेरियम के नाम से ज्यादा सुना होगा। एक्वेरियम क्या होता है, तो एक्वेरियम जो होता है उसमें मछली पाली जाती है, घरों में शीशे में बंद करके मछलियों को पालते हैं एक शोकेस के रूप में, और लोगों का कुछ शौक भी होता है। तो उसी शौक को और उस एक शोकेस टाइप से एक चीज को क्रिएट करने के लिए हमारे आसपास एक्वेरियम होता है, जिसे हम मछली घर भी कह सकते हैं। तो साथियों उसमें मछली मरे ना, उनको जिंदा रखने के लिए आपने देखा होगा उसमें एक नीचे पंप चलता रहता है जिसमें से बुलबुले से उठते रहते हैं। उसको क्यों लगाया जाता है, तो साथियों उसमें हवा वाला पंप इसलिए लगाया जाता है ताकि मछलियों को ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा मिल सके, क्योंकि अधिक से अधिक ऑक्सीजन पानी में घुलेगी तभी वो मछलियां उन ऑक्सीजन को ग्रहण कर पाएंगी और वह जीवित रह पाएंगी। क्योंकि साथियों ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु कहलाती है जो हमें जीवन देती है, क्योंकि ऑक्सीजन का हमारे जीवों के जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण एक भाग है, एक महत्वपूर्ण भाग प्ले करता है, क्योंकि इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। जैसे कि भोजन के बिना हम 4 से 5 दिन रह सकते हैं, आसानी से थोड़ा सा काम चल सकता है, जल के बिना 1 से 2 दिन ही रह सकते हैं। वहीं बात करें और ऑक्सीजन यानी कि प्राणवायु की, तो इसके बिना तो हम कुछ मिनट ही जिंदा रह सकते हैं। तो सभी चीजें आवश्यक हैं, लेकिन ये आवश्यक फिर कोई अति आवश्यक और ये अति आवश्यक कह लीजिए, यानी कि मोस्ट असेंशियल्स में हमारी एक चीज में शामिल होती है हमारी ऑक्सीजन। तो मछली घर यानी कि एक्वेरियम में हवा वाला पंप इसलिए लगाया जाता है ताकि मछलियों को ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा मिल सके और अधिक से अधिक ऑक्सीजन पानी में घुल सके। चलिए साथियों अगला जानते हैं। कर्नाटक के होलगुंडी गांव में, जी हाँ कर्नाटक के होलगुंडी गांव में बारिश के दिनों में ही कुओं में पानी पाया जाता है। जी हाँ साथियों, मैंने शुरू में ही चर्चा की थी कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर पानी जो है खूब बारिश भी होती है और कहीं ऐसा है बिल्कुल बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ता है, तो कहीं पर नॉर्मल है। तो उसी क्रम में बात करें तो कर्नाटक के होलगुंडी गांव में बारिश के दिनों में ही कुओं में पानी पाया जाता है, और यदि बारिश नहीं होती तो वहां सूखा पड़ जाता है और पानी की बहुत ज्यादा किल्लत रहती है। कहां पर साथियों, कर्नाटक के होलगुंडी गांव में। साथियों अगला बिंदु है जल शुद्धिकरण। जी हाँ, जल शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, तो साथियों तालाब के पानी में फिटकरी डालने से जल स्थिर होने पर उसमें घुली अशुद्धियां निलंबित होकर नीचे बैठ जाती हैं। साथियों हमेशा हमारे आसपास जरूरी नहीं है कि शुद्ध पानी ही हो, तो कभी कभी हमें अपने आसपास के गंदे पानी को भी अपने पीने योग्य या भोजन बनाने योग्य तैयार करना पड़ता है। तो उसी के लिए हम जल शुद्धिकरण के संदर्भ में क्या कर सकते हैं, तो हम अगर जैसे तालाब का पानी है तो उसमें क्या करेंगे, पहले उस पानी को एक पात्र में एक बर्तन में भर लेंगे, फिर उसमें फिटकरी डाल देंगे। तो जैसी पानी वो थोड़ा स्थिर हो जाएगा तो जो भी उसमें गंदगी है, अशुद्धियां घुली हुई हैं, वो निलंबित होकर यानी कि बिल्कुल नीचे तलवे में उसके बैठ जाती हैं, और आप फिर ऊपर वाले पानी को थोड़ा सा निथारते हुए यानी कि धीरे बिना हिलाए अगर आप दूसरे बर्तन में पलट लेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें काफी अशुद्धियां जो हैं एक बार में आप उससे अलग कर लेते हैं। साथियों इसी के अलावा और भी कई विधियां हैं, क्योंकि जल में खाली अशुद्धियां कई प्रकार की मिली होती हैं, 1-2 प्रकार की नहीं मिली होती हैं साथियों। तो ये तो ऐसी अशुद्धियां हो गई जो उसमें घुलनशील हैं। कुछ ऐसी अशुद्धियां भी होती हैं जैसे बैक्टीरिया आदि संबंधी या रोगाणुओं संबंधी होती हैं। तो साथियों जो पानी में रोगाणुओं संबंधी अशुद्धियां हैं उनको दूर करने के लिए फिर उसमें क्या किया जा सकता है, आप उसमें क्लोरीन मिला सकते हैं। जब हम उसमें क्लोरीन मिला देते हैं तो वो क्या करता है, वो हमारे पानी में रोगाणुओं को या जो भी बैक्टीरिया आदि हैं उनको मार देता है। साथियों कुछ लोग कहते हैं कि बेशक हमने उसमें क्लोरीन डाल दिया, पानी के बैक्टीरिया मर गए, लेकिन वो पानी से बाहर तो निकले ही नहीं है। तो साथियों जो भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं और हमारे वायरस आदि होते हैं, इनका हमारी बॉडी में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता,
बस वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होने चाहिए। मेन फर्क जो पड़ता है वो तब पड़ता है अगर वो जीवित हैं, तो फिर दिक्कत होगी। मृत अवस्था में अगर कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में एंटर करता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और साथियों कई बार तो कुछ बैक्टीरिया वायरस जब मृत अवस्था में हमारे बॉडी में अंदर एंटर करते हैं तो उससे तो और फायदा ही होता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। और कहीं ना कहीं उन बैक्टीरिया वायरस से संबंधित हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है अपना एक सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप कर लेता है। क्योंकि साथियों कहीं ना कहीं जो हमारी वैक्सीन होती हैं वो भी किस प्रकार से बनाई जाती हैं, उनमें भी उस वायरस से रिलेटेड डेड या इनएक्टिव वायरस बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं। किसके माध्यम से? हमारे वैक्सीन के माध्यम से, जिसके कारण हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अलर्ट हो जाता है और उससे संबंधित अपने सिक्योरिटी सिस्टम को तैयार कर लेता है, जिसके कारण जब एक्चुअल में वो वायरस अटैक करता है तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उसको तुरंत किल कर देता है। तो साथियों जल शुद्धिकरण के संदर्भ में पानी में हम फिटकरी डाल के उसमें घुली हुई अशुद्धियों को निलंबित होकर उससे अलग कर सकते हैं और उनके रोगाणुओं को खत्म करने के लिए क्लोरीन का उपयोग करके भी उनको खत्म कर सकते हैं। वही साथियों कठोर जल को, जिसमें अशुद्धियां ज्यादा हैं, उसको मृदु जल यानी कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करने के लिए उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसको उबाल सकते हैं और फिर उसमें थोड़ा सा चूना मिला दें। तो क्या होगा, जो हमारा कठोर जल है वो मृदु जल बन जाएगा। इसका प्रयोग हम अपने जो भी पानी को कपड़े धोने, बर्तन धुलने आदि विभिन्न चीजों को करने के लिए करते हैं, क्योंकि कठोर जल में झाग आसानी से नहीं बनते हैं, वो अच्छे से अशुद्धियों को नहीं निकाल पाता है। इसलिए हम उस पानी को अपने इस प्रकार से यूजेबल बनाना चाहते हैं तो उसको पहले गर्म कर लिया जाए और फिर उसमें चूना मिला दिया जाए। उसके बाद उस पानी को हम अपने इन सब कामों में प्रयोग करेंगे तो आसानी से हम अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं। वहीं साथियों अगला है रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए प्रक्रियाएं। जी हाँ, इसमें सीटेट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो इसके अपने स्टेप्स हैं। कुछ लोग से अगर पूछा जाए, साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि अगर रेत में मैं आपको थोड़ा सा नमक मिला दूं तो क्या आप दोनों को अलग अलग कर दोगे? तो ज्यादातर अगर जिसने विज्ञान अच्छे से नहीं पढ़ा है तो उसका उत्तर होगा कि रेत और नमक का मिश्रण तो हम अलग ही नहीं कर सकते। जी हाँ साथियों, अगर रेत में मैं नमक मिला के दे दूं तो क्या आप उसको अलग कर सकते हैं? तो ज्यादातर स्टूडेंट का आंसर होगा कि सर नहीं, बिल्कुल नॉट पॉसिबल। रेत में से नमक को कैसे अलग कर देंगे, बहुत कठिन काम है, ये तो हो ही नहीं सकता, हम एक एक कण उठा ही नहीं सकते। लेकिन साथियों संभव है। साइंस में लगभग हर चीज का कोई ना कोई तरीका है, विज्ञान में ये संभव है। विज्ञान इसके संदर्भ में अपना विधि देता है जिसके द्वारा हम अपने रेत में मिले नमक के मिश्रण को भी अलग कर सकते हैं। लेकिन उसका अपना एक प्रोसेस है, अपने कुछ स्टेप्स हैं जिसमें 4 स्टेप के द्वारा हम इसको कर सकते हैं। पहला स्टेप है अवसादन, दूसरा है निस्तारण, तीसरा है निस्यंदन और लास्ट है वाष्पन। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड एवोपरेशन आर द फोर स्टेप्स फॉर separating the sand and salt mixture in the mixture। तो साथियों रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए 4 स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन उससे भी पहले एक स्टेप क्या है कि हमें उस रेत और नमक के मिश्रण में पहले पानी मिलाना होगा। जी हाँ साथियों, रेत और नमक के मिश्रण में को हम एक पात्र में भर लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी भर लेंगे और उसको अच्छे से चला देंगे। तो साथियों इससे क्या होगा, जो नमक है वो हमारा जल में घुलनशील है तो नमक और पानी दोनों घुल जाएंगे। और रेत चूंकि हमारा पानी में या जल में घुलनशील नहीं है तो वो वैसे तो मिला रहेगा पानी में, लेकिन नमक पूर्णतः उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। नमक घुल जाएगा लेकिन रेत जो है वो आंशिक रूप से होगा। लेकिन साथियों जैसे ही हम उसको घोलने के बाद, जैसे ही नमक पानी में पूर्णतः घुल जाए, उसके बाद अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, रेत और नमक के मिश्रण में जल मिलाने पर जो भी हम उसको मिला करके जब रख देंगे तो जो रेत है उसके कण पानी में नहीं घुलते हैं। तो जब उसको थोड़ी देर के लिए हम रखा रहने देंगे तो उसके जो रेत के कण हैं वो कुछ समय बाद आप देखेंगे, पाएंगे कि वो उसके बर्तन के या पात्र के तली में नीचे बैठ जाएंगे। जैसा कि आप पहले चित्र में देख पा रहे हैं, नमक पानी में घुल चुका है तो वो दिखाई नहीं देगा, आपको रेत के कण दिख रहे होंगे। थोड़े समय के बाद देखेंगे तो रेत के कण सारे नीचे बैठ जाएंगे, ऊपर जल जल रह जाएगा। तो साथियों इस प्रकार की इस स्टेप को हम क्या कहेंगे, अवसादन।
जी हाँ, रेत और नमक के मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने की प्रक्रिया को ही अवसादन कहते हैं। तो पहला स्टेप हुआ, तो नमक और पानी एक हो गए और रेत हमारा बर्तन की तली में नीचे बैठ गया। अब चलते हैं अगले स्टेप पर। अब हम क्या करेंगे, धीरे से उस पात्र को, पानी को दूसरे पात्र में पलटेंगे बिना हिलाए। तो एक समय बाद नीचे नीचे उस पात्र में क्या रह जाएगा, सिर्फ रेत रह जाएगा और नमक घुला हुआ पानी दूसरे पात्र में आ जाएगा। इसी प्रोसेस को साथियों निस्तारण कहा गया है। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को रेत और नमक सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। तो अब दूसरे पात्र में हमारा नमक और जल का घोल वाला पानी आ गया और दूसरे पात्र में रेत रह गया। तो साथियों इसको थोड़ी देर के लिए रेत को सुखा देंगे। तो रेत तो हमारे पास आ गया, लेकिन अभी भी नमक नहीं मिला हमें। तो नमक तो साथियों यहीं, वो रेत तो हमारा यहीं से ही हमारा सेपरेट हो चुका है। अब हमें नमक और प्राप्त करना है। तो उसके लिए फिर दूसरा स्टेप होगा निस्यंदन। जी हाँ, क्योंकि साथियों हो सकता है इसमें अभी भी कुछ हमारे डस्ट पार्टिकल यानी कि रेत के कण रह गए हों। तो अब हम इसको क्या करेंगे, किसी पात्र में पलटने से पहले एक फिल्टर पेपर लगाकर उसमें से छान लेंगे। निस्यंदन का मतलब ही होता है फिल्ट्रेशन। तो जब इस मिश्रण को फिल्टर या छानते हैं, जिससे रेत के छोटे छोटे कण भी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो इसे निस्यंदन कहा जाता है। तो अब हमारे पास जो वाटर है वो प्योरली ऐसा है जिसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं है हमारे, इसमें क्या है, खाली नमक और पानी का मिश्रण है। अब हम इससे पूर्णतः नमक कैसे प्राप्त करेंगे। तो साथियों अगला और अंतिम स्टेप है कि अब हम इस द्रव को गर्म करेंगे। जी हाँ साथियों, हम उसको गर्म करेंगे, उसके द्रव के क्वथनांक पर ले जाकर, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो हमारे जल की एक प्रकृति है कि जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है तो यह साथियों हमारा द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, अर्थात भाप बनना शुरू हो जाता है। इस भाप के द्वारा हमारा सारा पानी उस पात्र में से उड़ जाएगा और बर्तन में हमारा या पात्र में क्या रह जाएगा, सिर्फ नमक रह जाएगा। तो साथियों इसी प्रकार से हम इन 4 प्रोसेस को करते हुए हमारे नमक और रेत को अलग अलग कर सकते हैं। तो साथियों चौथा स्टेप इसमें वाष्पन। इस प्राप्त मिश्रण को में केवल नमक और जल है। इस मिश्रण का वाष्पन गर्म या उबालने से प्राप्त नमक को प्राप्त किया जा सकता है, जिसे वाष्पन कहते हैं साथियों। और इसी से संबंधित एक और आज की क्लास का अंतिम बिंदु, अक्सर पूछा जाता है कि वाष्पन और वाष्पीकरण में क्या अंतर है। बहुत अंतर है साथियों, कहने को तो एक ही रिजल्टेंट है, लेकिन प्रोसेस में और कुछ मैकेनिज्म जिसे आप कह सकते हैं वो डिफरेंट है वाष्पन व वाष्पीकरण की। तो अक्सर पूछ लेता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, वाष्पन हो रहा है, तो फिर वाष्पीकरण क्या है। तो अक्सर साथियों पूछा जाता है कि वाष्पन और वाष्पीकरण में क्या अंतर है। तो साथियों याद रखना है, जब हम किसी द्रव को इतना गर्म करें कि उसका क्वथनांक बिंदु पर पहुंचा दें। जी हां साथियों, जब द्रव को इतना गर्म किया जाए कि उसके क्वथनांक बिंदु पर पहुंचा दिया जाए और उसके बाद वो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो या द्रव से गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो, तो उसको कहा जाता है वाष्पन। लेकिन साथियों देखा होगा, हमारे आसपास जमीन पर पानी पड़ा रहता है, हम अपने कपड़े धुल करके तार पे टांगते हैं, तो क्या हम उनको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं? नहीं, लेकिन फिर भी उनका पानी उसमें से निकल जाता है। तो जब बिना उसके क्वथनांक तक गर्म किए उस जल का वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही वाष्पीकरण कहा जाता है। साथ में क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण कब कहा जाता है, जब उसको क्वथनांक बिंदु पर ना गर्म करें, नॉर्मल साधारण टेम्परेचर पर ही वो द्रव से वाष्पीय अवस्था में चला जाए, वाष्प बन जाए। और जब उसको क्वथनांक बिंदु पर गर्म करते हुए, जब उसको अच्छी खासी अग्नि या ताप दे करके गर्म करके जब उसको भाप के रूप में कन्वर्ट किया जाए, वाष्प के रूप में कन्वर्ट किया जाए, तो उसे वाष्पन कहते हैं। तो साथियों इसी के साथ हमारी आज की क्लास जो थी, इसी के साथ यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और आपको एग्जाम में भी बहुत ही लाभ देंगी। तो साथियों इसी के साथ मैं आपसे बस ये निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दिया करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसी प्रकार साथियों बने रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।